नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है, सीरीज का नाम है महाकुंभ 2025। एक महाकुंभ प्रयाग में चालू है, एक महाकुंभ यहाँ पर चालू है और ये क्लासें कंटिन्यू आप लोगों के पास में आ रही हैं सुबह और शाम। दोस्तों आज की इस क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मुख्यतः करने वाले हैं यूनिट 10 पर। यूनिट 10 की ये तीसरी क्लास है, दो क्लासें आप लोग देख चुके हैं, ये तीसरी क्लास है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो महाकुंभ है 2025, इसमें 5000 प्लस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसकी अब परीक्षा होने ही वाली है दोस्तों, उसी के लिए ये एक छोटा सा प्रयास है ताकि आप लोगों के पास में वो प्रश्न पहुंच पाए जिनमें आप लोगों को अक्सर जो कंफ्यूजन है वो रहता है। यहां पर हम प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं और प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी करते हैं। एक प्रश्न से आपके लगभग में 4 प्रश्न और उत्तर भी निकलते हैं, होने को लगभग में 6-7 भी निकल आते हैं। आप लोगों ने क्लासें देख ही रखी हैं। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम इस क्लास को चालू करते हैं। क्लास कौन सी है पहले एक बार इसको देख लेते हैं। यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजाति, और ये तीसरी क्लास है, ठीक है ना। इस क्लास में हम मुख्यतः क्या देखेंगे, हम देखेंगे इनके संवैधानिक प्रावधान। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों में हमने इसके पहले वाली क्लास में कुछ क्वेश्चनों को कर लिया था और बाकी की जो 2 क्लासें थी वो भौगोलिक विस्तार से संबंधित थी। आज संवैधानिक प्रावधानों पे देखेंगे, इसके बाद वाली जो क्लासें आएंगी वो फिर हर एक जाति पर एमसीक्यूज आएंगे। क्लियर? चलिए तो इसको चालू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है हमसे कि पंचायत में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत है। देखिए दोस्तों, ये वाला जो प्रश्न है ये अक्सर पूछा ही जाता है पंचायत में अनुसूचित जनजाति के लिए, और अब तो और पूछा जाएगा 2024 से, क्योंकि 2024 में जनजातियों को जोड़ दिया गया है। पहले भी जनजाति थी पर अब उन्होंने विशेष तौर पर एक यूनिट ही बना दी कि भैया हमें इनसे प्रश्न आपसे पूछने ही हैं। लगभग 10 से ज्यादा प्रश्न इससे आएंगे। तो ये वाला जो प्रश्न है ये पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। हालांकि इससे पहले जो लोग इसकी तैयारी कर चुके हैं एमपीपीएससी की, उन लोगों को ये वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से याद है, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो जो पंचायत नियम से संबंधित है ना, उनमें ये वाले प्रश्न हमारे अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 243 घ या अनुच्छेद 243 सा, अनुच्छेद 243 बा या अनुच्छेद 243 का। चलिए इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है, इसका आंसर है पहला अनुच्छेद 243 घ। याद रखिएगा, मान लीजिए यहां पर डी आ जाए, क्या आ जाए, डी आ जाए, तो आप डी लगा देंगे, ठीक है। यानी घा और डी दरअसल क्या है, बच्चे याद तो कर लेते हैं, हिंदी में तो उन्होंने याद कर लिया पर उन्होंने इंग्लिश वाले जो शब्द है वो याद नहीं किए, इसलिए। हालांकि इंग्लिश में वो इंग्लिश में आपको देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अब याद करने की ट्रिक कैसी है, जैसे ये जो डी है ना, इसको अगर आप थोड़ा घुमा देंगे तो लगभग में देखिए घा के जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है घा के जैसा, तो ये आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या कह रहा है, इसी से संबंधित है। अब नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत है। किसमें? नगर पालिका में। तो अनुच्छेद 243 ना, 243 सा, 243 बा या 243 का। इन 2 प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाइएगा, पूछे जाने की संभावना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ही इसका आंसर है, अनुच्छेद 243 ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा यदि टी आ जाता है तो ये भी इसका आंसर है, यानी कि वहां पर ना हिंदी में और वैसे अगर देखा जाए इंग्लिश में तो टी। तो ये टी जो बन रहा है आप देख रहे हो ना, नाम में ऐसा टी बन रहा है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न कह रहा है कि पेशा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, 1996, 95, 62 या फिर 63। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। थोड़ा मैं ये जो पेशा अधिनियम है, एक्ट है, इसके बारे में बता दूं। ये दरअसल अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रावधान वहां की जो ग्राम सभा है वहां के लिए दिए गए हैं, इसलिए ताकि वो अपने खुद के निर्णय कर सके। कारण क्या है कि उनकी बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने अनुसार, उनके खुद के अनुसार चलती हैं। अब उन व्यवस्थाओं को बाहर से यदि हम लोग देखेंगे या हम लोग करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है शायद कुछ गलत हो जाए, इसीलिए उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये अधिनियम उन्हीं से संबंधित है और भूरिया समिति के माध्यम से या उसके काफी ज्यादा प्रयासों के बाद ही इस अधिनियम को लागू किया गया है। तो ये कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1996 में हुआ है। जब आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखते हैं तब हम पेशा अधिनियम को बहुत अच्छे से उसमें डिस्कस करते हैं, चूंकि एमसीक्यूज की क्लास है इसीलिए यहां पर इतना पर्याप्त है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। आगे का प्रश्न है, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत किया जाता है। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत किया जाता है, 5वीं, तीसरी, चौथी या छठवीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 5वीं अनुसूची। क्या है, 5वीं अनुसूची। इस जनजातीय सलाहकार परिषद में दोस्तों अगर देखे जाए तो लगभग 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 20 सदस्य इसमें होते हैं। ये जो
छठवीं अनुसूची है, ये भी जनजातियों से संबंधित है। क्या है इसमें? इसमें चार राज्यों के बारे में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। एक असम है, मिजोरम है, मणिपुर है और त्रिपुरा है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। पांचवी अनुसूची में और क्या है? ये जो मैंने चार राज्य बताए, इनको छोड़ के बाकी क्षेत्रों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके शासन प्रशासन से संबंधित बातें हैं। आगे चलते हैं। हालांकि ये प्रश्न आएगा राज्यों की विधानसभा में, अब याद रखना राज्यों की विधानसभा की बात चल रही है, में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए भैया, 332, 333, 334 या 266, कहां पर? राज्य की विधानसभा में। तो जब विधानसभा की बात आ जाएगी तो फिर क्या आंसर हो जाएगा? 332 हो जाएगा, ठीक है। यदि 330 होता तब क्या आ जाता? तब लोकसभा में आ जाता। किस में आ जाता? लोकसभा में। इन तीन को अच्छे से याद रखिएगा। एक तो 330 है, एक 332 है और एक 334 है। 34 वाले को भी अपन देखेंगे। 30 वाला लोकसभा से संबंधित है, 32 वाला विधानसभा से संबंधित है। क्लियर है? विधानसभा में हम देखें तो मध्य प्रदेश में SC STों के लिए ST के लिए जो आरक्षण है वो कितना है? लगभग में 47 जो सीटें हैं वो हैं। ये भी पूछा जाता है। और लोकसभा में यदि सीटों की हम बात करें तो कितनी है? 6 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। टोटल अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 29 सीटें हैं। उसमें से ST के लिए जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 6 सीटें हैं। चलिए आगे चलते हैं। पेशा अधिनियम 1996 संविधान की किस भाग से संबंधित है? भाग 9, भाग 8, भाग 7 या कोई नहीं? दोस्तों ये भाग किससे संबंधित है? ये एक तरीके से देखा जाए तो भाग 9 से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। कौन से भाग से संबंधित है? भाग 9 से संबंधित है पेशा अधिनियम। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? अनुच्छेद 371 का में कहां से संबंधित प्रावधान है? मतलब अनुच्छेद जो 371 का है उसमें कहां से संबंधित प्रावधान है? 371 का खा, गा, घा, हमें ये याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं जनजातियों से संबंधित हैं और विशेष क्षेत्र से संबंधित हैं। तो 371 का में क्या है? तो याद रखिएगा नागालैंड है। क्या है? नागालैंड है। इसी प्रकार से खा है, अभी आएंगे देखिएगा आप। इसी प्रकार से गा है ना? तो जैसे गा है तो गा में क्या है? मणिपुर है। खा में क्या है? तो खा में असम है। ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? असम से संबंधित, देखिए आ ही गया। असम से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जनजातियों से संबंधित। इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 371 खा, अनुच्छेद 371 का या अनुच्छेद 371 गा। तो क्या आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 371 खा। भैया अनुच्छेद 371 का में क्या था? अब भी अपन ने देखा है नागालैंड। चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। नागालैंड ये दरअसल क्या है, यहां पर ऐसा प्रावधान है कि मान लीजिए केंद्र ने कोई कानून बनाया अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए, तो नागालैंड के पास में ये विशेष अधिकार है कि वो अपनी विधानसभा में जब तक उसको पारित नहीं करेगा जब तक वो मान्य नहीं होगा। अन्य जो राज्य हैं वहां पर केंद्र यदि कोई कानून बनाएगी तो वो लागू हो जाएंगे अन्य राज्यों में, पर नागालैंड के पास में ये विशेष अधिकार है कि जब तक वो अपनी विधानसभा से उसको पारित नहीं करवा लेते हैं तब तक वो कानून राज्य में लागू नहीं होगा। यही उनका विशेष अधिकार है। तो 371 में क्या हो गया? नागालैंड हो गया। गांव में क्या है? तो दोस्तों गांव में है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। यह किस अनुच्छेद में है? 164(1), 164(2), 164(3) या 164(6)? क्या इसका आंसर होगा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यों में, और कौन कौन से हैं? एक तो ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा भी 2 राज्य हैं दोस्तों। वो कौन कौन से हैं? यहां पर प्रश्न कह रहा है कि राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 164(1). किसमें है? 164(1) में है। चलिए आवाज आ रही है मेरी आप लोगों के पास में क्लियर? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ठीक है ना? इसके अलावा 2 और हैं। क्या है? झारखंड, झारखंड और क्या है? और उड़ीसा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पेशा अधिनियम भूरिया समिति की सिफारिश पर कब लागू हुआ? 24 दिसंबर 1996, 25 दिसंबर 1997, 26 दिसंबर 1996, 27 दिसंबर 1997। आप तारीखों को देख पा रहे हैं। तारीखें इतनी ज्यादा आसपास में मिली हुई हैं कि हम कहीं ना कहीं समस्या
में आ जाते हैं कि भैया इसका क्या आंसर होगा। इसलिए याद रखिएगा एमपीएससी ऐसा अक्सर करती है कि जो उनकी तारीखें हैं वो बिल्कुल पास पास में कर देंगी। तो इसका जो आंसर है वो है 24 दिसंबर 1996। पेशा अधिनियम 1996 तो आपको याद ही रहेगा। 24 दिसंबर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाता है, तो उसके एक दिन पहले ये जो अधिनियम है वो लागू हुआ है। तो इससे आपको 24 जो दिसंबर है वो याद रहेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अब भी मैंने चर्चा की थी आपसे, तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? 45, 46, 47 या 48। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य की विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य की विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? 332, 330, 334 या 336? राज्य की विधानसभा में अभी अपन ने चर्चा की थी ना, विधानसभा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जब विधानसभा की बात आएगी तो 332 हो जाएगा, लोकसभा की बात आएगी तो 330 हो जाएगा। इसका आंसर 332 है। ये दूसरा वाला निशान मैंने लगाया है किस लिए? लोकसभा के लिए। ठीक है ना, लोकसभा के लिए। और ये 334 क्या है, जिसे मैंने बताया नहीं था। 334 दरअसल सीटों को बढ़ाने को लेके प्रावधान है। किसको? जो सीटें हैं इनकी, उसको बढ़ाने से संबंधित इसमें प्रावधान है। चलिए, शुरुआत में 80 वर्षों तक नहीं बढ़ाना था, फिर उसके बाद में 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो अपन देखेंगे। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अब आ गया भैया लोकसभा, कौन सा होगा? अभी अपन ने चर्चा की, लोकसभा के लिए कौन सा हो जाएगा? 330। 334 में बड़ा सीटों को लेकर प्रावधान है, 36 और 38 यहाँ पे है नहीं है। ठीक है, चलिए अब है 16वां प्रश्न। क्या कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विशेष अनुदान का प्रावधान, मैंने आपको कल बताया था कि ये जो संवैधानिक अधिकार हैं इनको हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो संरक्षण संबंधित थे और एक आर्थिक संबंधित। ये आर्थिक संबंधित है, यानी कि उनको अनुदान देने से संबंधित कुछ विशेष योजनाएं उनके लिए चलाई जाएंगी, है ना। तो ये किस में है? तो ये दोस्तों किस में है? 275 में। इसको याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का जो प्रावधान है वो संविधान के 275वें अनुच्छेद में है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? एक बार देख लीजिए अच्छे से प्रश्न, कितनी सीटें आरक्षित हैं? 4, 5, 6, 7। कितनी सीटें आरक्षित हैं दोस्तों? याद रखिएगा 6 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। किसके लिए? एसटी के लिए। 29 है टोटल, 29 में से 6 किसके लिए? एसटी के लिए। चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है, इस वजह से यहाँ पर सीटें कितनी हैं? ज्यादा हैं। कितनी? 6। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए तो कितनी सीटें हैं? 47 सीटें हैं। अभी अपन ने चर्चा कर ली थी, 47 सीटें हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों, संवैधानिक जो प्रावधान है उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? इनकी जो नियुक्ति है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल। चलिए आप लोगों को समय देता हूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अच्छा प्रश्न है। हम जब संवैधानिक संस्थाओं को पढ़ते थे, है ना, 2024 से पहले, तब हमने इन पर बहुत फोकस कर रखा है। पूरे आयोगों को हम याद करते थे। अभी भी आयोग हैं, पर अब मेन उस पे आयोग पे फोकस नहीं रहता है। जो हमारी पॉलिटी वाली जो यूनिट है उसमें ये जोड़े तो गए हैं, उसको हम पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 2024 से पुरानी वाली जो परीक्षाएं थी तो वो आयोग के लिए एक पूरा टॉपिक था। अब इसमें क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है ये कब आया हुआ है? तो ये आया तो ये 2004 में है, यानी सबसे पहले बना कब है? 2004 में। और किस संशोधन के तहत? ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, तो 338 तो था पहले, पर 338 का जोड़ा गया और इसके बाद में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का इसमें प्रावधान था। ये याद रखिएगा, 89वां संविधान संशोधन है। 89वां संशोधन, ठीक है ना। और कब किया गया है? तो ये किया 2003 में है।
पर इसका जो गठन है वो कब हुआ है, 2004 में हुआ है। क्लियर। देखिए एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न निकल रहे हैं। और क्या है इसमें, एक तो अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष, चलिए भैया ठीक है। इसमें एक उपाध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 इसमें सदस्य होते हैं। इन तीनों जनों की जो नियुक्ति है, मतलब इन पूरे सदस्यों की जो नियुक्ति है वो 3 ही वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। क्लियर है। इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति महोदय करते हैं। क्लियर। किसके परामर्श पे करेंगे, तो भैया राज्यपाल के परामर्श पे करेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, जो विभिन्न राज्यों के, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राज्यपाल जी के परामर्श पे ही करेंगे, लेकिन अब चूंकि बना रहे हैं तो आसपास के जितने भी होंगे तो वो उनकी सलाह ले लेंगे। ऐसा संविधान में नहीं दिया हुआ है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्या है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को किस संविधान संशोधन के लिए 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए 100, हाँ लोकसभा, ये कौन सा अनुच्छेद हो गया, ये 334 वाला हो गया। 334 के तहत ही जो इनमें आरक्षण वाला जो प्रावधान है वो बढ़ाया जाता है। तो ये 334 के तहत। अब प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को किस संविधान संशोधन के द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये कब है, 104वें संविधान संशोधन 2019, 105वें संविधान संशोधन 2019, यह दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 104वें संविधान संशोधन 2019। यह दोनों सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तारीख में दो कैसे हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 104वें संविधान संशोधन 2019। एक बात याद रखना दोस्तों, जब आप लोगों को मालूम पड़ जाए कि इसका आंसर यही है और आपने कभी पहले पढ़ रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, उसका आंसर वही होता है। जब हम सोचते हैं कि ये जो 3 है शायद ये तो नहीं है इनमें से, हम एक बार नजर डालने का प्रयास करते हैं, तो जो पहली बार में हमारे दिमाग में क्लिक होता है वही उसका आंसर होता है। फिर जब हम घर में आते हैं और हमने यदि उन 3 ऑप्शनों को और अच्छे से देख लिया और ज्यादा उस पर ध्यान दे लिया, तो हमें लगता है कि शायद ये सही हो, हम लगा के आ जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों में से भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिनके संग ऐसा हुआ होगा कि जब वो घर आते हैं तो सोचते हैं 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मुझे आते थे, लेकिन मैं उनको गलत कराया। वो इसीलिए, वो दरअसल उस समय प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और दिमाग नेगेटिव ज्यादा हो जाता है। वो सोचता है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, घर आते ही साथ सोचते हैं कि अरे यार इसका तो यही आंसर था। तो याद रखिएगा, वहाँ प्रेशर नहीं लेना है और पहली बार में आपको जो भी ऑप्शन वहां दिख रहा है, वहां पे आपने देखा कि नहीं भैया इसका आंसर ये है, तो वही उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसको जरूर याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी चीज को भूलता नहीं है, वो हमको याद रहती है, बस उसमें धूल की परतें चढ़ जाती है। धूल की परतें होती है ना, वो हल्की हल्की चढ़ जाती है। कब, जब हम रिवाइज नहीं कर पाते, लेकिन वो हमको याद रहती है। इसीलिए दिमाग जो पहली बार में बोलता है ना कि ये इसका सही है आंसर, वही उसका आंसर होता है। आप देखिएगा इसको, मानव दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 26। क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो मानव का दुर्व्यापार और बलाश्रम, तो भैया अनुच्छेद 23 है। कौन सा है, अनुच्छेद 23 है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, कारखाने आदि में बालकों के नियोजन बाल श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के तहत है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन या बाल श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के तहत है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 24। क्लियर। कारखानों में बालकों के नियोजन, तो 23, 24, 23 बलात्श्रम से संबंधित है। बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती किसी से श्रम करवाना, बलपूर्वक, उसी को कहते हैं बलात्श्रम। दुर्व्यापार का मतलब होता है किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त है, किसी को किसी काम के लिए बेच दिया गया। खासतौर पर जनजातियों में ऐसा अक्सर देखा जाता है। क्या जनजातियां अधिकतम जो लोग बहुत ज्यादा मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं और अलग रहते हैं, जंगलों में रह रहे हैं, तो ये बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं। खासतौर पे शहरिया जनजाति में ये समस्या अक्सर पाई जाती है कि उनको बंधुआ मजदूर की तरह बना लिया जाता है, मात्र के लिए उनको खाना दे रहे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं। तो ऐसी समस्या ना हो, इसीलिए ये जो अनुच्छेद है ये बने हुए हैं। अगर आपके सामने ऐसी कोई, आप किसी को देखते हो कि कोई बंधुआ मजदूर है, कोई काम कर रहा है, तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं, उनके ऊपर उचित कार्यवाही भी की जाएगी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में क्या है। अब 244 में क्या है भैया, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, या सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है, या जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा,
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? सेवाओं और पदों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे किस अनुच्छेद में है? दावे का मतलब है कि भैया जो उनको सेवाएं और एक तरीके से उनके जो पद हैं, सेवा पद, कि उनमें यदि उनको आरक्षण मिल रहा है, तो अब यदि आरक्षण नहीं मिल पाया है तो इसके लिए फिर वो दावा कहाँ पे करेंगे? तो उससे संबंधित भी अधिकार होना चाहिए। तो बिल्कुल है। तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 335 में है। किसमें है? अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 337, 339 या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा 335 से संबंधित है आरक्षण के दावे। सीधा प्रश्न आता है, यदि मान लो इतना भी नहीं है तो सीधा आरक्षण के दावे। आरक्षण के दावे, इस शब्द को याद रखिएगा, आरक्षण के दावे। ठीक है, आरक्षण के दावे। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 20, 30, 40, 50। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, जनजातीय सलाहकार परिषद में। आगे चलते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी कौन करता है? सरल प्रश्न है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये अनुसूचित जनजाति की बात चल रही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या राष्ट्रीय बल आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग? अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी कौन करता है? तो कौन करेगा भैया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्लियर है? तो ये बी वाला जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम कब अधिसूचित किया गया है? अब मध्य प्रदेश में ये जो पेशा अधिनियम है वो कब लागू किया गया है? कहां पर? मध्य प्रदेश में। वो जो हमने देखी थी वो तारीख वो कौन सी थी? वो पूरे पेशा अधिनियम की थी, पर मध्य प्रदेश में ये कब लागू किया गया है? तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2022, 16 नवंबर 2022, 17 नवंबर 2022 या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी ये दो तारीखें याद रखना है आप लोगों को। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका? 15 नवंबर 2022। ये 15 नवंबर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 कब लागू किया गया है? इसकी भी तारीख बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, बार बार पूछी जाती है। ठीक है, जो पुरानी परीक्षाएं हैं उनमें तो ये पूछी ही गई है। जब ये एक्ट थे परीक्षाओं में तब तो ये पूछी ही जाती थी। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? 30 जनवरी 1989 या 30 जनवरी 1990 या 30 जनवरी 1991 या 30 जनवरी 1988। अगर आप देखेंगे तो पूरे में जनवरी जनवरी है, इसका मतलब है कि हुआ तो जनवरी में है। सन हमको याद रखना है। और यदि पूरे में सन बराबर देते तो फिर वो कैसे देते? 28 जनवरी, 27 जनवरी, 26 जनवरी, तो भी आप कंफ्यूज होते। तो तारीख कुछ कुछ की तारीख हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है 1989 का जो एक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 30 जनवरी 1989। क्या है? 30 जनवरी 1989। मैं आप लोगों से फिर बोल दूं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, नीचे उसका लिंक दिया गया है। तो जब आप जुड़ जाएंगे तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ताकि आप लोग जब परीक्षा देने जाएं तो इन पीडीएफ को तुरंत देख लें। और आपके पास में उससे क्या है कि आपका समय भी कम होगा। ऐसे वीडियो आपने एक बार देख ली, 2 बार देख ली तो अब दिमाग में आ गया, फिर जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप उसके माध्यम से देख लेंगे तो बहुत जल्दी चीजें आपको क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। चलिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक न्याय एवं शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 46, 45 या 44 में। तो किस में वर्णित है? याद रखिएगा अनुच्छेद 46 में वर्णित है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत है ना? क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो राज्य इनके लिए ऐसा करेगा, तो इसी को बैलेंस करने के लिए 15/4 बना हुआ था। यानी कि अनुच्छेद जो 15/4 है वो इसी को बैलेंस करने के लिए बना हुआ है। क्लियर? तो ये अनुच्छेद क्या हो गया? 46। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से ये आ गया 15/4, जिसमें उनको क्या दिया जाता है? मेन देखिए पहले समझ लीजिए, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो वो कौन सा है? 15/4, 15/3, 15/2 या 15/1? तो 15/4। दरअसल 15 अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्य किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन
अब समस्या ये है कि जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, यदि इनकी सहायता नहीं की जाएगी तो फिर ये समाज की मुख्य धारा से कैसे जुड़ पाएंगे। तो फिर इसीलिए 15(4) में ये प्रावधान किया गया है कि यदि लगता है सरकार को, है ना, उसी प्रकार से वो जो 46 वाला है, तो फिर वो क्या करेंगे, उनकी सहायता के लिए कुछ प्रावधान उसमें कर देंगे। इसीलिए ये जो 15(4) है ये आया हुआ है। तो 15(4)(15) के अपवाद के स्वरूप हम देखते हैं कुछ कारणों के तहत, है ना। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अनुसूची 5वीं, अनुसूची 8वीं, अनुसूची 6वीं, अनुसूची 7वीं। तो राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुसूची 5वीं, है ना। तो ये जो 5वीं अनुसूची है, इसी के तहत राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं, देखते हैं कि हाँ भैया ये जो अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित ये जो जनजाति है, तो ये जो क्षेत्र है इसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना चाहिए या नहीं। तब वो किस अनुसूची के तहत करेंगे, तो अनुसूची 5 है। ठीक है, आगे चलते हैं। मीणा जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। मीणा जनजाति, देखिए मीणा हो गई, कीर हो गई और पारधी जनजाति हो गई। ये जो 3 जनजातियां हैं, ये जनजाति पहले मध्य प्रदेश में जनजातियों का हिस्सा थी, पर अब ये जनजातियों का हिस्सा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि जो मापदंड तय किए गए हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों के आधार पर, उन जनजातियों के मापदंडों को शायद पूरा नहीं कर रही होंगी, इसीलिए इनको जनजातियों से अलग हटा दिया गया है। प्रश्न इन पर पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न है कि मीणा जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो ये दोस्तों विदिशा से संबंधित है। अभी भी हम देखते हैं कि राजस्थान में जो मीणा जनजाति है ये जनजाति के रूप में ही है, क्लियर है, पर मध्य प्रदेश में ये अब जनजाति के रूप में नहीं है। आगे चलते हैं। कठ मैना उपजाति किस जनजाति से संबंधित है। कठ मैना उपजाति किस जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों ये किस उपजाति से संबंधित है। कठ मैना जो है वो बैगा से संबंधित है। तो बैगा में और कौन कौन से हैं, जैसे भिंजवार है, भिंजवार, अब ये तो आप लोगों को याद ही हो गए होंगे। भिंजवार है, नरोतिया है, और कौन से हैं, भरोतिया है, भरोतिया, कठमैना है, ठीक है, राय है, रेमैना है। ये पूरे के पूरे किससे संबंधित है, बैगाओं की ही क्या है, उपजातियां हैं। अब जैसे गोंड है, तो गोंडों की उपजातियां कौन कौन सी हैं, प्रधान है, अग्रिया है, नगरची है, कोयला भूतिस है। कौन से, कोयला भूतिस, अब जैसे भील है, तो भील में कौन कौन से हैं, भील में भिलाला है, ये याद होने चाहिए आपको, पटेलिया है, एक है पोथरिया, पोथरिया भी है इनमें, पोथरिया। चलिए, जैसे कोरकू जनजाति है, तो कोरकू जनजाति में क्या है, कोरकू जनजाति में जैसे बबारी है, बबारी, बोडियो, और क्या है कोरकू में, कोरकू में है नहाला, क्लियर है। तो ये किसके हैं, ये कोरकू है। तो ये उपजातियां हैं, प्रत्येक जनजातियां जो है वो उपजातियों में विभाजित होती हैं। तो ये क्या है, उनकी उपजातियां हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या कह रहा है, लो आ गया वही, बाबरी, बोडियो और बोबई उपजाति किस जनजाति से संबंधित है, गोंड, भील, कोरकू या बैगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है, अभी अपन ने देखा कोरकू, ठीक है। बाबरी, बोडियो, बोबई और कोरकू जनजाति मुख्यतः कहाँ पर है, बैतूल वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में है। जिले के अनुसार देखे जाएं और पूरे क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी कोरकू है, साथ ही साथ में जो पश्चिम वाले के नीचे वाला क्षेत्र है वहां पर भी कोरकू है, खंडवा, खरगोन, यहाँ भी है कोरकू। चलिए, पाओ जनजाति कहाँ निवास करती है, पाओ जनजाति शहडोल, अलीराजपुर, झाबुआ या धार। तो पाओ जनजाति कहाँ पर है, पाओ जनजाति दोस्तों शहडोल में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है, शहडोल में निवास करती है। अलीराजपुर मुख्यतः भीलों वाला क्षेत्र है, कौन सा, भीलों वाला। तो अलीराजपुर भी हो गया, और ये जो झाबुआ है ये भी भीलों वाला है। चलिए भैया, ये जो धार है ये भी भीलों वाला ही है, कौन सा, भीलों वाला। भीलों से मेरा मतलब भील भी है, भिलाला भी है और कोरकू भी है। कोरकू कम मात्रा में है पर भील, भिलाला सर्वाधिक मात्रा में है। तो दोस्तों आज की जो ये क्लास है हमारी संवैधानिक प्रावधान पर यहाँ पर समाप्त होती है। कोई यदि आप लोगों को समस्या आ रही हो या कुछ ऐसा जिसको आप लोग समझना चाह रहे हो
तो उसका जो है वो जो भी आपकी बातें हो उसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारी अगली क्लास है उसमें आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली जो हमारी क्लास होगी वो इसकी चौथी क्लास होगी, यानी कि यूनिट जो हमारी 10 है उसकी 3 क्लासें आपके पास में आ चुकी हैं। चौथी क्लास मुख्यतः किस पर होगी? वो होगी जो अब हमारी पूरी जनजातियां हैं, जैसे भील जनजाति है, गौंड जनजाति है, कोल है, कोरकू है, इनसे संबंधित अब क्लासें आएंगी दोस्तों, कि आप प्रत्येक जनजाति के बारे में जो भी एमसीक्यूज हैं उनको आप कर लें, ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो वहां पर गलत ना हो। क्लियर है? एक बात और कहना चाहूंगा, जब भी आप क्लास को देखें तो आप लोगों के पास में टॉपिक तो है ही, तो आप लोग उन टॉपिकों को पहले पढ़ लिया करें। टॉपिक कैसे हैं आपके पास में? जो यूनिट आप लोग देख रहे हो उस यूनिट को जब मैं शुरुआत करता हूं तो उसके पहले बता देता हूं कि इससे संबंधित आज हम किस पे चर्चा करेंगे। तो फिर आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि अब जो अगली यूनिट आएगी वो किससे संबंधित होगी। क्यों? क्योंकि सिलेबस आप लोगों के पास में है, उस सिलेबस में दिखा के ही पढ़ाता हूँ आपको, उसको पढ़ लिया करिए, फिर बाद में एमसीक्यूज को देखा करिए, ज़्यादा आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी प्रश्नों को हल करने में। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं।